Hello students, welcome to Brace Education Academy. So today we will see some interesting facts about Senghol and Chola dynasty. आजकल भारत में सेंगोल यानी राजदंड अक्सर खबरों में आ रहा है। तो आइए देखते हैं क्या है सेंगोल का ये मुद्दा। 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में स्पीकर के आसन के पास सेंगोल नामक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड लगाया गया, जो भारत के लिए अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व रखता है। शब्द सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से आया है, जिसका अर्थ है सदाचार। सोने या चांदी से तैयार की गई और अक्सर कीमती पत्थरों से सजी सेंगोल राजदंड पारंपरिक रूप से औपचारिक अवसरों के दौरान सम्राटों द्वारा अपने अधिकार का प्रतीक था। सेंगोल राजदंड चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, जो एक प्रभावशाली राजवंश है जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन करता था। चोल अपने सैन्य कौशल, समुद्री व्यापार, प्रशासनिक दक्षता, सांस्कृतिक संरक्षण और मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास सेंगोल राजदंड को एक राजा से दूसरे में पारित करने का रिवाज था, जो उत्तराधिकार और वैधता को दर्शाता था। यह औपचारिक हैंडओवर आमतौर पर एक उच्च पुजारी या गुरु द्वारा आयोजित किया जाता था, जिसने नए राजा को आशीर्वाद दिया और उसे सेंगोल राजदंड के साथ प्रस्तुत किया। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के समय के दौरान उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भविष्य के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के लिए एक उपयुक्त समारोह के बारे में पूछा। नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से परामर्श किया, जिसे राजाजी के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने। राजाजी ने सेंगोल राजदंड को भारत की आजादी के लिए उपयुक्त समारोह के रूप में सौंपने के चोल मॉडल को अपनाने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि यह भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विविधता में एकता को प्रतिबिंबित करेगा। 14 अगस्त 1947 को 500 साल पुराने सेवाइट मठ तिरुवादुथुराई अधिनाम ने प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल राजदंड प्रस्तुत किया। मद्रास अब चेन्नई के प्रसिद्ध जौहरी वुम्मीदी बंगारू चेट्टी द्वारा तैयार की गई सुनहरे राजदंड में एक हाथ से नक्काशीदार नंदी दिखाया गया था, जो न्याय का प्रतीक था। इसके शीर्ष पर सेंगोल राजद को मिलने के बाद नेहरू ने शुरुआत में इसे दिल्ली स्थित अपने आवास पर रखा। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपने पैतृक घर इलाहाबाद, अब प्रयागराज के आनंद भवन संग्रहालय में दान करने का फैसला किया। 1930 में उनके पिता मोतीलाल नेहरू द्वारा स्थापित इस संग्रहालय का उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास और विरासत को संरक्षित करना था। सेंगोल राजदंड 7 दशकों से आनंद भवन संग्रहालय में बना हुआ था। 2021 से 22 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के दौरान सरकार ने इस ऐतिहासिक कलाकृति को पुनर्जीवित करने और नए संसद भवन में सेंगोल राजदंड स्थापित करने का विकल्प चुना। इसे स्पीकर के आसन के पास रखा जाएगा और साथ में इसका इतिहास और महत्व बताते हुए एक पट्टिका भी लगाई जाएगी। नए संसद भवन में सेंगोल राजद की स्थापना न केवल एक प्रतीकात्मक इशारा बल्कि एक सार्थक संदेश का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत का लोकतंत्र अपनी प्राचीन परंपराओं और मूल्यों में दृढ़ता से निहित है, साथ ही अपनी विविधता और बहुलता के लिए विशिष्टता और सम्मान को भी गले लगाता है। तो आइए समझते हैं चोल वंश के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। एक बार तमिलनाडु की हरी भरी भूमि पर एक राजवंश का अस्तित्व था। उस राजवंश ने उस क्षेत्र के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसे शक्तिशाली चोल वंश के रूप में जाना जाता है। तो आइए देखते हैं चोल वंश का गौरवशाली इतिहास। यह सब 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब विजयालय चोल नामक एक बहादुर योद्धा सत्ता में आया। अपनी अदम्य भावना और बेजोड़ सैन्य कौशल से उन्होंने एक उल्लेखनीय युग की नींव रखते हुए चोल वंश की स्थापना की। विजयालय के बेटे आदित्य चोल को अपने पिता की विरासत मिली और उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली। आदित्य का एक विजन था, एक शक्तिशाली साम्राज्य का एक विजन जो विशाल भूमि में फैला होगा। दृढ़ निश्चय और सामरिक सूझबूझ के साथ उन्होंने चोल साम्राज्य के विस्तार की मुहिम शुरू की। उन्होंने कुशलता से स्थानीय सरदारों को हराया, गठबंधन बनाया और अपने अधिकार को मजबूत किया। हालांकि आदित्य के उत्तराधिकारी परंत का चोल थे। उन्होंने वास्तव में चोल वंश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। परंतक के पास विजय के लिए एक अतृप्त भूख थी और उनकी महत्वाकांक्षा को कोई सीमा नहीं थी। उसने दूर दूर तक विजय प्राप्त करते हुए पड़ोसी देशों पर अपनी सेनाओं को उतारा।
श्रीलंका, केरल और कर्नाटक के सभी क्षेत्र चोल साम्राज्य के प्रभुत्व में आ गए। जैसे जैसे चोल राजवंश की ताकत बढ़ी, एक उल्लेखनीय शासक उभरा। उसने हमेशा के लिए इतिहास में अपना नाम अंकित कर लिया। राजा चोल एक सिंहासन पर चढ़े। वह दृष्टि, बुद्धि और अपार प्रतिभा के व्यक्ति थे। वह न केवल एक दुर्जय योद्धा थे बल्कि कला और वास्तुकला के भी पारखी थे। राजराजा ने एक भव्य मंदिर की कल्पना की जो उनके साम्राज्य की महिमा और भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। अटल संकल्प के साथ उन्होंने तंजावुर शहर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। कुशल कारीगर, मूर्तिकार और दूर दूर से वास्तुविदों ने एकत्रित होकर राजाराज की दृष्टि को जीवंत किया। मंदिर अपने विशाल विमना और जटिल नक्काशी के साथ चोल राजवंश की वास्तुशिल्प प्रतिभा के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा था। जैसे जैसे राजा का शासन फलता फूलता गया, उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम अपने पिता के राज्य और महत्वाकांक्षा को प्राप्त करते हुए सत्ता में पहुंचे। राजेंद्र अपने आप में एक दूरदर्शी थे और उन्होंने समुद्री शक्ति के महत्व को पहचाना। वह जानते थे कि चोल प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए उन्हें भारत के तटों से परे साम्राज्य की पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल की खाड़ी के पानी को रवाना करने वाले एक शक्तिशाली बेड़े की कमान संभालते हुए साहसी नौसेना अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। चोल नौसेना विजयी हुई और समुद्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। राजेंद्र के अभियानों ने दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तार किया। चोल ने थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में अपनी पहचान बनाई। चोल राजवंश का प्रभाव सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित नहीं था, यह समाज और संस्कृति के हर पहलू को पार कर गया। तमिल साहित्य उनके संरक्षण में फला फूला, महान महाकाव्यों और पौराणिक कथाओं के साथ। ऐसी ही एक उत्कृष्ट कृति थी शिलापट्टिक्रम, जो प्रेम, हानि और मुक्ति की एक महाकाव्य कहानी थी। चोलों ने कला, संगीत और नृत्य को भी पोषित किया। भरतनाट्यम के साथ एक शास्त्रीय नृत्य रूप उनके शासनकाल के दौरान प्रमुखता प्राप्त की। चोल का कुशल प्रशासन उनके साम्राज्य की रीढ़ था। राज्य मंडलम नामक प्रांतों में विभाजित था, प्रत्येक विश्वसनीय अधिकारियों द्वारा शासित था। स्थानीय शासन विकेंद्रीकृत था। उरिया सभा नामक गांव विधानसभाएं निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थीं। चोल शासकों ने उन्नत प्रशासनिक प्रथाओं को लागू किया, अपने विषयों के कल्याण और साम्राज्य के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। अफसोस, यहाँ तक कि सबसे ताकतवर राजवंशों के पास भी अपने गोधूली के क्षण हैं। चोल राजवंश की गिरावट राजेंद्र चोल के शासनकाल के बाद शुरू हुई। आंतरिक संघर्ष और कमजोर उत्तराधिकारियों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे प्रतिद्वंद्वी राज्यों के लिए चोल क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के अवसर पैदा हुए। पांड्य और होयसल भयंकर विरोधियों के रूप में उभरे। चोल साम्राज्य की ताकत को और बढ़ा दिया। 13वीं शताब्दी में चोल राजवंश को अपने अंतिम प्रहार का सामना करना पड़ा, दिल्ली सल्तनत का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत ने दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की मांग की। चोल साम्राज्य, जो कभी गौरवशाली और बेजोड़ था, सल्तनत के अथक आक्रमण के सामने ध्वस्त हो गया। और इस प्रकार पर्दा चोल राजवंश पर पड़ा, एक साम्राज्य जो सदियों तक फैला हुआ था, एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ दिया। मंदिरों और स्मारकों का निर्माण उनकी स्थापत्य प्रतिभा के लिए एक वसीयतनामा के रूप में किया गया है, जो दूर दूर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। चोल का साहित्य, कला और संस्कृति में योगदान पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहा है, जो हमें उनके गौरवशाली शासनकाल की याद दिलाता है। चोल राजवंश की कहानी विजय और सांस्कृतिक भव्यता में से एक है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दृष्टि की शक्ति, संरक्षण के महत्व और दक्षिण भारत के इतिहास को आकार देने वाले एक उल्लेखनीय राजवंश के स्थायी प्रभाव की याद दिलाती है। I hope this information is useful for you. For more such videos, subscribe to our channel and like.